नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट यूपीएससी 2023 के एपिसोड नंबर 11 को लेकर आए हैं। अभी तक आप लोगों ने 10 एपिसोड को देख लिया होगा और काफ़ी आप लोग को मदद भी मिला होगा। 10 एपिसोड को देखने के बाद आपको यह पता जरूर लग गया होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। हम लोग जो 2019 का पेपर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो 2020 से थोड़ा आसान था, 2020 का पेपर 2021 से थोड़ा आसान था। तो हम यह उम्मीद लगा सकते हैं कि 2023 का पेपर थोड़ा सा उसका लेवल ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है यह पेपर क्वालिफाइंग है, तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। बस आपको क्वालिफाई होने के लिए बस 33% जो अंक है ना वो लाना है। मतलब अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन का पेपर है। अगर आप बस 40 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ जाते हैं और अगर एक दो गलत भी हो जाता है उसमें, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको 27-28 क्वेश्चन सही करने होते हैं, जिससे आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और सीसेट के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग से केवल 50 से 55 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मैथ्स रीजनिंग को भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। इसका एपिसोड 1 मतलब पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा है वीडियो। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे। संभवतः यह दूसरा पार्ट में भी हम लोग संभवतः लगभग 18 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे और इसके तीसरे एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड में हम लोग 2019 को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आज बिना देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब ए को बी से 20 अंक अधिक मिला है, यही कह रहा है ना। ए को मिला है बी से अधिक अंक, तो एरो हम ए की तरफ बना दिए कि ए को 20 अंक अधिक मिल रहा है और बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए। ठीक है ना। यहां पे क्या है, 5% ज्यादा ए ला रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब। 5% बी कम ला रहा है ना, तो ऐसा कीजिए आप ए और बी लिखिए और बी को 5% कम दिखा दीजिए कि ए से बी 5% कम अंक प्राप्त करता है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान भाषा में समझाते हैं आपको कि एक ए है और एक बी है। बी ए से 5% कम अंक प्राप्त करता है, तो सपोज कर लेते हैं कि ए अगर 100 अंक प्राप्त करता होगा तो बी 95 अंक ही प्राप्त किया होगा। इसका मतलब यही है ना, 5% मतलब 5 अंक, अगर 100 मानते हैं आप तो। अब यहां देख रहे हैं कि 5 का डिफरेंस है, मतलब ए जो है ना कहीं 5 अंक ज्यादा लाया है बी से, लेकिन ए रियल में 20 अंक ज्यादा ला रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि 20 जो है ना वो कहीं 5 यूनिट के बराबर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो बी कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 95 यूनिट। तो हम 95 यूनिट का बस मान निकाल देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 95 गुना 4, 5 चौके 20, 9 चौके 36 और 2 38। मतलब बी ने 380 अंक प्राप्त किए थे। और अगर ए का पूछा जाता तो 400 हो जाता, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, तो ए का मान कितना हो जाता, 400। ठीक है, तो देखिए 400 भी ऑप्शन में, गलती मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रेसेस एंड गेम्स से। पहले क्वेश्चन बहुत आता था रेस से, अभी 2-3 साल में रेस का क्वेश्चन नहीं दिखा है, क्या पता फिर से रेस का क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको तैयार करिए। 1000 मीटर की एक दौड़ है जिसमें एक्स, वाई और जेड 3 लोग भाग रहे हैं। मान लीजिए वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, उसके बाद जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ के प्रतिस्पर्धा करनी है, ठीक है ना। तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये मान लेते ट्रैक है 1000 मीटर का। ऐसे सोचिए 1000 मीटर का ट्रैक है, इसी पे एक्स, वाई और जेड तीनों दौड़ रहा है। पहला कंडीशन है कि वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ता है, तो मान लेते हैं एक्स यहाँ पे खड़ा होगा तो वाई यहाँ पे खड़ा होगा। मतलब वाई 40 मीटर कम दौड़ रहा है, मतलब वाई कहीं ना कहीं 960 मीटर ही ट्रेवल करता है और एक्स पूरा का पूरा 1000 मीटर दौड़ता है।
ये है पहला कंडीशन। और आपको एक बात बता दें कि स्पीड और मेरा डिस्टेंस दोनों क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की जो चाल है ना वो y से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि x और y का जो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1000:960, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 24 और 4 से 25, कह सकते हैं कि y और x और y के जो चाल का अनुपात है ना वो है 25:24। दूसरा कंडीशन है कि z जो है ना x से 64 मीटर आगे से दौड़ रहा है। मतलब z यहां पे है, 64 मीटर यहां का डिस्टेंस है सपोज। तो हम कह सकते हैं कि z कितने मीटर दौड़ा मात्र, तो 1000 में 64 घटाएंगे तो 936 मीटर ही z दौड़ रहा है। तो x और z के स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, 1000 और 936। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से ये भी हो जाएगा डिवाइड, है ना। तो 4 दूना 8, उसके बाद पहले तो 4 से ये कितना हो जाएगा देखिए 250, और इसको और कटाइए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 239, 9 3 12, 2 14, और कटेगा क्या, इसको कटाने की कोशिश करें। 4 से ये कट गया ना, 4 दूना 8, 1 4 तिया 12 और 1 4 चौके 16, गलत कटा था। 2 से और कटाते हैं तो 125 और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाता है 117। मतलब इसके जो चाल का अनुपात है ना वो है 125:117। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि यहां भी x है, ठीक है, यहां भी x है और यहां भी x है। तो यहाँ 125 यहाँ 25, तो ऐसा कीजिए दोनों को बराबर करने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम इसको बराबर करें तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 125 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाता है 125 और ये हो जाता है 120। अब ठीक है, देखिए 125 125। तो अब यहाँ पे मेरे पास x y और z के चाल का अनुपात पता लग गया। तो अगर हम x y और z के चाल का अनुपात लिख देना तो देखिए x y और z के चाल का अनुपात हो जाएगा 125, y का कितना हो जाएगा 120 और z का कितना हो जाएगा 117। यही है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन कर रहा है कि y और z को 1000 मीटर का दौड़ लगाना है, y और z को दौड़ लगाना है। तो z जो है ना वो कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। बिल्कुल सही बात है, यहां देख रहे हैं कि z कहीं ना कहीं उसकी चाल कम है और y की चाल उससे थोड़ा तो ज्यादा है ना, 3 यूनिट यहां पे दिख रहा है। तो कितने मीटर आगे से दौड़ेगा, तो देखिए 120 और यहां पे है 117। अब आपको पता है कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि 1000 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही 1000 मीटर का ट्रैक है ना, तो हमको पता लग जाएगा ये कितना दौड़ा है। तो 120 को अगर हम 1000 बनाएंगे तो कितने से गुना करते हैं, 1000 को 120 से भाग करके देख लीजिए। तो 1000 को 120 से भाग करते हैं हम लोग, तो देखिए 3 चौके 4 दिया 12 और 4 से ये कटेगा, अच्छा नहीं, हम ऐसा करते हैं 120 है ना तो इसको 40 से कटाते हैं, या कितना कटा लें, 20 से कटा लेते हैं, 20 छक्का और 20 से ये हो जाएगा 50 बार में, और कटाते हैं इसको 2 से 3, 2 से 25, मतलब इसको 25/3 से गुना करना पड़ा, ठीक है ना। 120 को 25/3 से गुना करना पड़ा, तो 117 को भी 25/3 से गुना करिए। तो देखिए 25/3 से गुना करेंगे ना तो आपको इसका डिस्टेंस आराम से पता लग जाएगा। तो देखिए ये 39 बार में कट जाता है ना, और 39 को 25 से गुना करिए तो आपको पता लग जाएगा। तो 39 गुना 25 करेंगे ना तो 9 गुना 5 45, 5 तिया 15, 4 19, 9 दूना 18, 3 दूना 1, 3 दूना 6, 1 7, तो 5 9 8 17 और 7 1 8 9, 975। मतलब अगर मेरा y 1000 मीटर दौड़ता है ना तो z केवल और केवल 975 मीटर ही दौड़ता है। तो कितने मीटर आगे से दौड़ा, तो 1000 में 975 को घटाइए तो 25 मीटर आगे से कौन दौड़ रहा है, z दौड़ रहा है y से। y अगर 1000 मीटर दौड़ रहा है तो z मात्र 975 मीटर दौड़ रहा है, मतलब 25 मीटर आगे से दौड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है और y 40 से कम या उसके बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सही है, मतलब कौन सा एक ऑप्शन हमेशा सही होगा, आपको बताना है। यहां पे कह रहा है कि x जो है ना 25 के बराबर या उससे बड़ा है, ऐसे लिखते हैं ना,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, और y का कंडीशन है कि y छोटा है 40 से और या उसके बराबर है। ये दो कंडीशन है आपके पास। अब इससे आप सेटिस्फाई करा लीजिए, बहुत आसानी से करा लेंगे कि x y से बड़ा है क्या, आप कह सकते हैं डिफिनिट तौर पे। तो देखिए अगर x मान लेते हैं कि y से 25 के बराबर या उससे बड़ा है, तो मान लेते हैं कि x 25 ही हो, ऐसा सोच लीजिए, ले तो सकते हैं ना, बराबर है, बड़ा भी है, मतलब 25 से स्टार्ट होगा और अनलिमिटेड जाएगा। और 40 मतलब y क्या है, 40 के बराबर या उससे छोटा है, इसका मतलब है कि 40 लास्ट है, उससे नीचे तो कितना भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हम अभी इसको ऐसा ही सोच लें कि y जो है ना 40 ही हो, ऐसा सोच लेते हैं कि y 40 ही हो, तो क्या x y से बड़ा है, यहाँ पे देख रहे हैं x y से छोटा है। लेकिन अगर हम y को यहाँ पे 10 भी तो ले सकते हैं ना, तब देखते हैं कि x y से बड़ा भी हो जाता है। तो बड़ा है, नहीं है, फिर वही बात है, डाउटफुल, डायलेमा। तो ये ऑप्शन सदैव तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सदैव वर्ड है, मतलब हर कंडीशन में सही नहीं होगा। दूसरा है क्या y माइनस एक्स 15 से बड़ा है, तो y माइनस एक्स, अब देख लीजिए y 10 है और x 25 है, इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे, तो यहाँ पे -15 हो रहा है। तो -15 क्या 15 से बड़ा है, तो -15 तो 15 से छोटा होता है, तो ये भी डाउटफुल के केस में चला गया, मतलब गलत है। बड़ा भी हो सकता है, कैसे हो जाता बड़ा, x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस एक्स, सॉरी है ना, y माइनस एक्स कैसे बड़ा हो जाता। अब यहाँ पे हम 40 ले लेते हैं, 40 ले लेते और इसको मान लेते हैं कि एक्स जो है ना क्या है 25 से बड़ा, या वहां इसको 25 ही ले लेते, मतलब जो मैक्सिमम मैक्सिमम वही ले लेते। तो देखिए 40 और -25, फिर भी 15 ही आता, 15 से बड़ा तो नहीं हो, बराबर तो हो सकता है लेकिन बड़ा तो खैर कभी नहीं होगा, ये तो गलत हो ही गया। तीसरा है क्या y माइनस एक्स जो है वो 15 से छोटा या उसके बराबर है, तो देखिए यही वाला हम लोग ऑप्शन लेके चलते हैं, 15 से छोटा या उसके बराबर। देखिए बराबर तो हो गया, बराबर तो है, और उससे छोटा होगा, तो हाँ उससे छोटा हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ 39 ले लें, यहाँ 38 ले लें, यहाँ 37 ले लें, तो देखिए छोटा होता जाएगा, है ना, छोटा होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये डेफिनेट तौर पे हर कंडीशन में सही है कि 15 से छोटा या उसके बराबर होगा, लास्ट 15 होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, 15 से छोटा तो होगा ही होगा अगर आप इसको छोटा करते जाए। और ये फिर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होता है। आप अपना टाइम खराब ना करें, चाहे तो चेक कर लें कि y प्लस एक्स, मतलब x प्लस वाई 65 से बड़ा होगा, कभी नहीं होगा। देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू 40 और 25 ही है, 65 हो सकता है, 65 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, उसके बराबर तो है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ईना अपने माता पिता के विवाह के समय 4 वर्ष बाद पैदा हुई है, ऐसा कंडीशन है। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, मतलब मदर एंड फादर, और मान लेते हैं यहाँ ईना है। अब क्या कह रहा है ना कि उसकी माता जो है ना उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, मतलब अगर मदर एक्स होगी तो फादर एक्स प्लस 3 होंगे, यही तो है ना, इसका मतलब यही हुआ। और ईना जो कि 13 वर्ष की है, ईना अभी 13 वर्ष की है प्रेजेंट में, 24 वर्ष बड़ी है किससे, देखिए उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, और ईना जो कि 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, उसकी माता के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे, 24 वर्ष बड़ी है तो माता बड़ी है किससे, ईना से, तो ईना की माता कितने साल की हो गई, इसमें 24 जोड़ दीजिए, तो 24 प्लस 13 कितना हो जाएगा 37, और फादर कितने हो जाएंगे 37 प्लस 3 40। देखिए सबका उम्र तो पता लग गया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, ईना के पिता का विवाह किस उम्र में हुआ था। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ईना का उम्र आज 13 साल है, तो जब ईना के पिता का विवाह हुआ होगा तो ईना का तो उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं दोनों को घटा दीजिए, तो 40 में 13 अगर घटा देंगे, 1 मिनट, और कुछ कंडीशन होगा उसमें, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई, हाँ ये भी तो है कंडीशन कि विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई है। तो 4 वर्ष बाद पैदा हुई, तो पहले तो ये सोचिए कि ईना का उम्र आज है 13 साल, और 4 साल उसमें और जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 साल तक वो पैदा नहीं हुई थी, तो 13 और 4 17, मतलब इसमें 17 घटाना पड़ेगा, है ना, 13 और यहाँ 4 और जोड़ दीजिए, तो 40 में जब 13 प्लस 4 17 घटाएंगे तो ये हो जाता है 23 साल, मतलब ईना के पिता का उम्र विवाह के समय कितना था 23 वर्ष था। ठीक है, तो ये मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा 23 वर्ष। समझ गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी। मतलब कोई कंपनी का मोबाइल खरीदना होगा राकेश को, उसके पास 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए पैसा था, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। मतलब उसको छूट दिया कि भाई आप आए हैं खरीदने तो आपको हम एक डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट क्या था कि राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल खरीद सका। मतलब गया था 8 खरीदने और खरीद के आया वो 10। आप ऐसे सोचिए, हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं, खुदरा व्यापारी द्वारा छूट कितना दिया गया था। ठीक, मान लेते वो 8 मोबाइल खरीदने गया और 80 रुपया लेके गया होगा। मान लेते पर मोबाइल का कीमत 10 रुपये रहा होगा, ऐसे सोच लीजिए। लेकिन वो व्यक्ति 10 मोबाइल खरीद के आया 80 रुपए में ही, क्योंकि अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। वो अपना अपना 80 रुपए दे दिया और 10 मोबाइल मिला, मतलब 8 रुपए में उसको मोबाइल मिला। एक 10 रुपए का मोबाइल था, 8 रुपए में मिला, कितना छूट मिला? 2 रुपया। कितने पे? 10 रुपए पे। प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए तो 20% का उसको छूट मिला। दुकानदार उसको 20% का छूट ऑफर किया था। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझना था इसको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 20%। दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत 40 है। 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, मतलब 4000। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था, जिसे भूल से 83 पढ़ा गया। मतलब 53 लिखा था, गलती से उसको 83 पढ़ लिया गया। 5 जो ना 8 दिख गया होगा गलती से। संशोधित औसत कितना है? अब देखिए, एक चीज अगर आप बहुत दिमाग अच्छे से लगाएं, इंटेलिजेंट अपना मतलब इंटेलिजेंस लगाएं, तो आप ये समझिए 53 को 83 पढ़ा गया है, मतलब कहीं ना कहीं औसत ज्यादा हो गया है गलती से। रियल औसत कम होना चाहिए। 53 को 83 पढ़े मतलब ज्यादा अंक पढ़ लिए आप, तो ओरिजिनल वैल्यू कम था ना, आप उसको ज्यादा पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं औसत कम होगा। तो औसत है 40, आपसे रियल औसत पूछ रहा है, तो 40 से वो कम होगा ना। 40 और 40 से अधिक तो हो नहीं सकता। ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो 39 या 39.7। क्या होगा? अब देखिए, अब आपको ये देखना है, इसकी भी जरूरत नहीं होगी, बस यहीं से बना लेंगे। 53 और 83 कितना एक्स्ट्रा पड़ा? 30 अंक। 30 अंक एक्स्ट्रा पड़ा ना, 83 में 53, 30 एक्स्ट्रा पड़ा। कितने विद्यार्थी पे उसका प्रभाव पड़ा होगा? तो जितने विद्यार्थी रहे होंगे तो 100। तो मतलब 0.3 जो है ना, सब विद्यार्थी के औसत अंक में वृद्धि हो गई। औसत था 40, 0.3 वृद्धि हो गई, तो रियल औसत हो गया 39.7। मतलब रियल में 39.7 होना चाहिए, क्योंकि 0.3 औसत में वृद्धि हो गई, या सारे स्टूडेंट के औसत में, सारे स्टूडेंट के मार्क्स में औसतन क्या है? 0.3 की वृद्धि हो गई। तो मेरा सही औसत है 39.7। ट्रिक है ये, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये डिटेल में बनाने के बाद इसकी जरूरत पड़ती। अब एक क्वेश्चन अनुक्रम, मतलब एक सीरीज है, 132, 129, 124, 117, 106, 93 एक्स में एक्स का मान क्या है? देखिए, आपको कई बार बताया सीरीज हो ना, तो आप इसको सबसे पहले लिखिए और इसमें देखिए कि डबल सीरीज है या सिंगल सीरीज है। एक्स है यहाँ पे, है ना, इसके जगह पूछा जा रहा है क्या है। लेकिन अगर आप सबसे पहले ये देखिए कि डबल है या सिंगल है, तो इससे आपको पता लग जाएगा। अगर एक नॉर्मल तरीके से घट रहा है ना, तो आप समझ लीजिए सिंगल सीरीज, इसमें डबल नहीं हो सकता। डबल में क्या होता है? एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर बहुत ज्यादा घट गया, तो वहां पे फिर ना हम लोग इवन ऑड प्लेस पे ढूंढते हैं कि एक इवन प्लेस पे चल रहा होगा सीरीज, एक ऑड प्लेस पे चल रहा होगा। यहां देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में कहीं ना कहीं घट रहा है। देखिए, घटाने से अच्छा आप क्या पीछे से जोड़ते चले आइए। तो यहां देख रहे हैं कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 7 6 13 जोड़ के बना है 106, है ना, यही होगा ना। उसके बाद अगर इसमें देखें तो कितना जोड़ के बना है? तो 11। इसमें देख रहे हैं तो 7, इसमें देख रहे हैं तो 5, और इसमें देख रहे हैं तो 3। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन हुआ है। 3 5 7 11 13, यहाँ 3 2 5 5 2 7 7 2 9 होना चाहिए, फिर 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 क्यों बढ़ा? देखिए, तो बात समझिए, एक्चुअल में ये 2 2 नहीं बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है ना, यहां से प्राइम नंबर स्टार्ट है। सबसे छोटी प्राइम, मतलब सबसे छोटा तो प्राइम नंबर 2 है, लेकिन 2 ना लेके यहाँ 3 से स्टार्ट किया। 3 है, अगला प्राइम 5 है, अगला प्राइम 7 है। 7 के बाद देखिए 8 9 10, 10 प्राइम नहीं होता तो 11 प्राइम है। 11 के बाद 12 ना प्राइम होके 13 होता है, 13। तो अगला क्या होगा?
ये सोचिए। तो 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना वो है क्या, 14, 15, 16 को छोड़ के 17। मतलब यहाँ पे 17 क्या होगा, कम होगा। जोड़िएगा मत, इधर से जुड़ रहा है और इधर से घट रहा है, इधर से घट रहा है ना, कम हो रहा है ना, नंबर कम हो रहा है। तो 93 में 17 को घटा दीजिए, तो 13 में 7 गया 6 और 8 में 1 गया, मतलब 76 जो है ना मेरा सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर का एडिशन हो रहा है, कंजेक्यूटिव प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट। कोई दीवार घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। दीवार घड़ी खराब है, होता है ना कई बार दीवार घड़ी खराब हो जाता है, हैंड मतलब हाथ, आप जो हैंड वॉच है वो भी खराब हो जाता है, कई बार स्पीड चलने लगता है, कई बार स्लो हो जाती है। तो 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा चलता है, और इस घड़ी को सोमवार, ध्यान रखिएगा, सोमवार पूर्वाह्न 8 मतलब 8 AM मॉर्निंग में इसको सेट किया गया सही दिखाने के लिए, कि मतलब 8 बजे एग्जैक्ट जब हो रहा था तो उसको भी 8 बजा के रख दिया गया प्रॉपर। जब यह घड़ी बुधवार को 6 बजे देखा गया है, बुधवार को शाम 6 बजे देखा गया है, अपराह्न है ना, तो 6 बजे शाम के समय देखते हैं लोग, तो 6 बजे तो दिखा रहा है वो समय, लेकिन सही समय क्या होगा, मतलब सही समय क्या रहा होगा, क्योंकि घड़ी तो स्पीड चल रही है हर 24 घंटे में 10 मिनट, मतलब घड़ी का समय 6 बजे से कुछ ना कुछ कम रहा होगा, क्योंकि घड़ी फास्ट है। तो 6 से ऊपर अगर कोई समय है तो उसको काट दीजिए, तो नहीं सब 6 से कम है, चलो ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या है कि 24 घंटे में 10 मिनट का गेन ले रहा है वो, 10 मिनट प्लस में चल रहा है। यहां पे हम देख रहे हैं कि कितना आगे है, सोमवार से मंगलवार, और मंगलवार से बुधवार, 2 दिन है ना, 2 दिन प्लस, और 8 सुबह, 2 दिन के बाद सुबह 8 बजा, और 8 बजे से 6 बजे तक होता है 10 घंटे, 10 घंटे मतलब 2 दिन और उसके बाद 10 घंटे एक्स्ट्रा चला है घड़ी। अब हमको समय निकालना है, तो देखिए एक दिन में मतलब 24 घंटे में 10 मिनट, तो 2 दिन में कितना, 20 मिनट अभी घड़ी एक्स्ट्रा चल दी, कब तक, बुधवार के सुबह 8 बजे तक, सोमवार से मंगल और मंगल से बुधवार। अब बचा 10 घंटा, तो आप ये समझिए कि 24 घंटे में घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 घंटे में 10/24, और 10 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10/24। तो हम इसको कटाएंगे तो देखिए 4 से 6 बार में और 4 से 25 बार में, 25/6 को हम लिख सकते हैं 4/1/6, और 4/1/6 को लिख सकते हैं हम लोग 4 मिनट 10 सेकेंड, 4 मिनट 10 सेकेंड। तो 4 मिनट 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा चला है वो, तो 20 मिनट में 4 मिनट 10 सेकेंड को जोड़ दीजिए और 10 सेकेंड भी, तो ये कितना हो जाएगा, 24 मिनट 10 सेकेंड लगभग, ठीक है ना, 24 मिनट 10 सेकेंड घड़ी आगे चल गई है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, सेकेंड वाला ऑप्शन आप इसको इसलिए हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में ऑप्शन नहीं दिया है, तो बस मिनट वाला ले लीजिए, तो 24 मिनट पीछे कर दीजिए। तो 6 बजे से अगर हम 24 मिनट पीछे करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 5:36 है ना। अगर हम कहें कि 24 मिनट कम कर देना है 6 बजे से, तो 5:36 बजेगा, तो मेरा सही जवाब है 5:36। सेकेंड में भी पूछता तो 10 सेकेंड और कम कर देते तो होता 5:35 तो लगभग 5:36 इसको मान लेते हैं, सही जवाब है 5:36। ये तो एग्जैक्ट निकाल दिया मैंने एकदम, 5:35 तो ऑप्शन नहीं है तो 36 ही लेंगे। यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो 0 से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, मूल भिन्न से बड़ा होगा, मूल भिन्न के बराबर होगा, या इस प्रकार होगा कि निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। याद रखिएगा हर ऑप्शन में ऑलवेज लगा हुआ है, हमेशा का मतलब हमेशा फॉलो होना चाहिए। मान लेते हैं कि वो भिन्न को हम ऐसा ही समझ लेते हैं 2/3 हो, सबसे छोटा संख्या लेके चलते हैं, थोड़ा आसान होता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 0.66, यही होगा ना लगभग। और सपोज कर लेते हैं कि उसमें ना अंश और हर को एक ही संख्या बढ़ाया जाए जो धनात्मक हो और 0 से बड़ा हो, तो ऐसा करते हैं हम एक एक ही बढ़ा देते हैं, तो 3/4 हो जाएगा, है ना। 2 + 1 और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3/4, और 3/4 का मतलब 0.75 होता है। एक कंडीशन पे तो सही में बड़ा है, मतलब छोटा तो नहीं हुआ,
हमेशा वर्ड लगा है तो एक जगह बड़ा हो गया तो हमेशा तो घटा दीजिए। बराबर तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा वर्ड लगा है, यहाँ पे एक बार बड़ा हो गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। इस प्रकार निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब कह दिए तो फिर निश्चित रूप से नहीं होने का मतलब यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों ही दिमाग लगाना, और लगा लीजिए अगर लगाना है। ऐसा कर लेते हैं 5/8 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, या 10 लीजिए, है ना, थोड़ा कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। 0.5 होता है। और ऐसा ऐसा कीजिए, इसमें क्या करते हैं ना हम लोग 10 10 जोड़ देते हैं, तो 15/20 हो जाएगा। 15/20, और 15/20 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 थी 15, 5, 3/4 को 0.75 लिखते हैं। देखिए यहाँ भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कुछ एडिशन करेंगे ना तो बड़ा ही होगा। एक ही केस में उसका मान बराबर होता है जब हम उसको या तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। डिवाइड मल्टीप्लाई के केस में सेम भिन्न होगा, क्योंकि जितने से डिवाइड कर रहे हैं फिर नीचे भी वही डिवाइड करेंगे तो आपस में वो संख्या कट जाता है। मल्टीप्लाई में भी कट जाता है। जोड़ में क्या होता है कि संख्या कटता नहीं है, पहले जोड़ लेते हैं ऊपर और नीचे, फिर कटाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्लस होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आगे आ जाए तो आंख बंद करके सॉल्व करके आइएगा कि अगर जोड़ने बोले दोनों में सेम वैल्यू तो हमेशा भिन्न का मान ओरिजिनल से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। फिर से एक क्वेश्चन है वही अनुक्रम वाला है, 4, 196, 16, 144, 36, 164, x में क्या होगा। अब मुझे लगता है यहाँ पे डबल सीरीज चल रहा है क्या, तो हाँ चल रहा है, ऐसा अभी क्या कहा जा सकता है, श्योर नहीं है। 4, 196, 16, 144, 36, 164 और x, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। तो देख रहे हैं एक बार बहुत छोटा नंबर है, फिर बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर छोटा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा, फिर छोटा, फिर बहुत बड़ा। इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं इवन और ऑड वाला केस है, मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो हम ऐसा लेके चल लेते हैं, 4 और 16, 16 के बाद 36, 36 के बाद 64 रहा हो, उसके बाद 196 के बाद 144, 144 के बाद 100 और 100 के बाद क्या होगा। ये ऐसा सोचें क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सोचते हैं तो 196 जो है ना कहीं वो 14 का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं 12 का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। तो 64 मेरा सही उत्तर ऑप्शन में दिख रहा है कहीं क्या, तो हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए हम लगा तो लेंगे 64 ऑप्शन, लेकिन एक बार ऊपर भी चेक कर लें, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। अब यहाँ देख रहे 4 और 16 में +12 हो रहा है, यहाँ पे देख रहे +20 हो रहा है, यहाँ पे देख रहे 36 और 64 को घटाते हैं तो 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया 2 +28 हो रहा है। अब ये कैसा सीरीज है, यहाँ तो कुछ काम बन रहा है क्या, तो हाँ बन जाएगा। देखिए 2 प्लस यहाँ 12 और 20 के बीच में 8 का डिफरेंस है, और 20 और 28 में भी 8 का डिफरेंस है। तो चलिए मेरा काम बन गया, मतलब 64 ही मेरा सही जवाब है। ये एक अलग इसमें सीरीज में चल रहा है और एक ये अलग सीरीज में चल रहा है। यहाँ पे क्या है 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 है ना, ऐसे चल रहा है स्क्वायर। और यहाँ चल रहा है कि 12, 20, 28, फिर 28 के में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, मतलब 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब ये अलग सीरीज में चल रहा है, इवन पे अलग, ऑड पे अलग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 15 व्यक्तियों का समूह है, ऐसा सोच लीजिए, ग्रुप है, जिसमें 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकता है। मतलब 3 को बिल्कुल नहीं आता, ना फ्रेंच आता है ना अंग्रेजी आता है, बाकी हिंदी आता होगा, बांग्ला आता होगा, उड़िया आता होगा, चलिए ठीक है, दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकता है। ठीक, कितने व्यक्ति यथार्थता मतलब 100% एक भाषा पढ़ सकता है, मतलब एक भाषा केवल एक, या तो फ्रेंच या अंग्रेजी, दोनों नहीं। आप एक बात सोचिए, टोटल व्यक्ति है 15, 3 को कुछ नहीं आता, मतलब 12 ही व्यक्ति या तो फ्रेंच या अंग्रेजी या दोनों पढ़ रहा होगा, ऐसा ही कुछ कंडीशन है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 पढ़ रहा है फ्रेंच और 8 अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो 15। तो भाई 15 जब दोनों पढ़ रहा है मतलब फ्रेंच और अंग्रेजी, तो फिर 12 क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 15 में 12 घटाइए, मतलब 3 ऐसा व्यक्ति है ना जो दोनों लैंग्वेज पढ़ रहा है, वही दोनों में जुट गया है, कॉम्बाइन हो गया है। अलग अलग है वो तो है ही, उसके बाद 3 इसमें आ गया है जो इसमें भी है और इसमें भी है कहीं ना कहीं। तो हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये फ्रेंच का है और ये इंग्लिश का है, ऐसा सोच लीजिए। अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, अगर ये करने आ जाता है ना आपको तो कर लेंगे। देखिए 3 व्यक्ति है जो दोनों में कॉमन है, ये तय बात है, 3 पढ़ भी नहीं सकता और 3 दोनों पढ़ सकता है, ठीक। और फ्रेंच है टोटल, देखिए जो ये पूरा जो सर्कल है ना, इसकी वैल्यू है 7, हम आपको बताया था ना
केवल वर्ड अगर ना लगा रहे तो समझ लीजिए पूरा सर्कल है, केवल वर्ड ना लगा रहे तो पूरा सर्कल है। तो पूरा का पूरा अंग्रेजी 8, पूरा का पूरा फ्रेंच 7। लेकिन अगर केवल की बात करें, केवल फ्रेंच, तो केवल फ्रेंच इतना ही है, केवल फ्रेंच इतना ही है, और केवल अंग्रेजी इतना ही है। तो केवल फ्रेंच कितना होगा, देखिए 3 ऑलरेडी है, 7 है टोटल, तो मतलब 4 है ना, 7 में 3 घटा दिए, और देखिए 8 में 3 घटा दिए तो 5। मतलब केवल और केवल फ्रेंच पढ़ने वाले 4 लोग हैं, केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले 5 लोग हैं। तो केवल फ्रेंच और केवल अंग्रेजी एक एक भाषा पढ़ने वाले लोग 9 हैं। मतलब 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल एक भाषा पढ़ सकते हैं। तो मेरा सही जवाब है 9। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम इसको यूनियन इंटरसेक्शन से नहीं बताते हैं किसी को भी, और आपको भी नहीं बता रहे, क्योंकि क्या होगा ना, यूनियन इंटरसेक्शन में आप फॉर्मूला भूलने का आपको डर रहेगा, लेकिन इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है और साथ में से ट्रिक भी कह सकते हैं इसको। कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है, ऑब्वियसली 1 से ही डालते हैं लोग, 1 2 3 4 5, है ना, एक बुक लिखा जा रहा है, और कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग में लाता है। इसका मतलब समझे आप कि जब उसने टोटल पृष्ठ मतलब जो भी है पेज नंबरिंग कर दिया ना, तो जब उसने केवल डिजिट को काउंट किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, और 10 काउंट हुआ, मतलब 10 में 2 डिजिट है, तो टोटल 10 तक कितने डिजिट हो जाएंगे, 11 डिजिट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 में 2 डिजिट और 9 इधर 11, इस तरह काउंट किया है वो। फिर 12 किया होगा ना, 11 किया होगा, तो हो गया उसका 13। फिर क्या हुआ, सॉरी 10 11 11 2 13, मतलब फिर 2 2 जुड़ता जाएगा, 10th प्लेस पे 2 है, 100 प्लेस पे 3 डिजिट है, इस तरह करके जब उसने जोड़ा है ना, तो टोटल 3089 डिजिट आया, ये कह रहा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि अगर हम 1 to 9 पेज नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9 डिजिट मात्र। क्लियर। अगर हम 10 से लेके 99 तक की बात करें तो इसमें कितने अंक कितने नंबर है, 90, 10 से 99 तक 90, तो 90 में 2 डिजिट है ना, 10 में 2, 11 में 2, हर में 2 डिजिट है, मतलब 180 डिजिट। क्लियर। उसके बाद अगर हम 100 से 999 तक की बात करें तो इसमें 3 डिजिट है, लेकिन इसमें कितने नंबर है, तो 900। देखिए 100 और 999 के भी 100 नंबर है ना। इसका घटाने का तरीका है कि इस दोनों को आपस में घटाइए और एक जोड़ दीजिए, तो 900 गुना 2 कितना हो जाएगा, 1800। क्लियर। 1800 हो गया। अब हम इसको जोड़ें क्या, अभी भी काम नहीं बनेगा, सॉरी 3 करेंगे ना, यहाँ 3 डिजिट है, ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3 डिजिट है, 900 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 2700 डिजिट। अब हम यहीं पे अभी जोड़ के देखते हैं कि काम बना क्या मेरा, तो 2700 प्लस 180 या प्लस 9, तो जोड़िए, देखिए 9, फिर उसके बाद 8, फिर क्या हो जाएगा 8 और 2, मतलब 2889 अंक अभी तक लिखा गया है, लेकिन लिखा गया है 3089, मतलब अभी कुछ अंक बच रहा है। तो 3089 में अगर 2889 घटा दें तो देखिए 0 0, 10 में 8 गया 2, मतलब 200 अंक अभी और लिखना है। अब 200 अंक कहां से लिखाएगा, तो 1000 से स्टार्ट होगा 2, तो 1000 से स्टार्ट होगा और कितना लिखा जाएगा, तो अब देखिए 200 अंक में 4 4 डिजिट वाले लिखाएंगे ना, 1000 से 4 डिजिट लिखाता है, तो 200 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 50, सॉरी 200 है, 2000 नहीं है, 4 से डिवाइड किया, मतलब 50 नंबर और अभी लिखाएगा, कितना लिखाएगा 50 नंबर और, मतलब 1000 1001 ऐसे करके 50 नंबर तक जाएगा। अभी तक आप लोगों ने यहां तक लिखा है 999, 999 पेज नंबर हो चुका और 50 पेज नंबर और करना है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 1049 पेज का वह बुक है। 1049 पेज में उसको 3089 अंक का प्रयोग करना पड़ा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताया है ऐसा क्वेश्चन में कि आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, CACCAA डैश AA डैश BC डैश B, यहां पे क्या आएगा, तो सबसे पहले काउंट कीजिए कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो 3 या 5 में इसको कर दीजिए भाग। तो हम ऐसा करते हैं 5 में करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप ऑप्शन बी को रखेंगे ना,
मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, आप इसको जब ट्राई करेंगे ना घर पे तो आपको पता लग जाएगा। 3 ऑप्शन और रख, तो देखिए सी सी ए बी ए बी बी सी बी, मतलब सी के बाद ए आया, 2 सी रखने के बाद ए आया, फिर सी आया। ए के बाद जाहिर सी बात है बी आता है, तो ए बी ए बी के बाद सी आएगा तो सी बी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ सी के बाद डी आना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तीनों लेटर है ए बी और सी, तो यही रिपीट हो रहा है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद फिर वापस ए। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको दूसरे ऑप्शन को रख के देखिएगा, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, आप अटपटा लॉजिक नहीं देना है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा समय भी लगा होगा करने में, क्योंकि लिटरली में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करें, विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों 1 रुपया, 10 रुपया और 50 रुपया में मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में आपके पास पैसे हैं, 50, 10 और 1 रुपये का नोट है। ठीक है, सिक्का मान लीजिए 10 का सिक्का आता है, 1 का आता है, 50 का नोट मान लीजिए। आप 107 रुपए का बिल का भुगतान कितने विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं? बहुत ट्रिकी और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, परेशान हो जाएंगे आप कि अब कैसे करें, ये भी तरीका है वो भी तरीका है। देखिए है तो डिफिकल्ट, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि 50 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 1 रुपए का सिक्का है, ऐसा सोच लीजिए। पहला कंडीशन ये रखते हैं कि मान लेते कि हम 50 रुपए का 2 नोट दे दें दुकानदार को, तो जाहिर सी बात है 10 रुपए का नोट तो आप दे नहीं पाएंगे, तो 10 रुपए का नोट यहाँ ब्लैंक हो जाएगा और 7 नोट आपको इसका देना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप 107 रुपए पे कर दिए, 50 दूना 100 और, तो ये एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप मान लीजिए 50 रुपए का एक नोट दे दीजिए, क्लियर, और 10 रुपए का एक भी नोट मत दीजिए। तो 50 का एक नोट दिए तो जाहिर सी बात है बाकी 1 रुपए का सिक्का दे रहे हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे डॉट लगा दिए कि आप ऐसे कर दिए कलर की, बाकी 1 रुपए का सिक्का दे रहे हैं, तो ये है एक तरीका। दूसरा है कि अभी भी आप एक ही नोट दे रहे हैं 50 का, और एक नोट आप मान लीजिए 10 रुपए का दे रहे हैं, 1 रुपए का नोट, ये 1 50 1 10 और बाकी सिक्का, फिर 1 2 नोट 10 का बाकी सिक्का, ऐसे कितना हो जाएगा। तो देखिए 50 के बाद आपके पास बचता है 57 रुपया, है ना। अगर 50 रुपए का नोट देते तो बचता है 57, 57 में कितना बार आप 50 का 10 का नोट दे सकते हैं, 5 बार, है ना। तो एक बार 0 1 2 3 4 5, इतना बार आप ना 10 का नोट प्रयोग कर सकते हैं 1 रुपए के साथ। तो कितना तरीका हो गया ये, तो देखिए यहां तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका है 1 2 3 4 5 6, 6 तरीका ये हो गया, 6 तरीका ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 1 रुपए का 50 का एक एक नोट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब तीसरा बार हम ये करते हैं कि 50 का नोट देते ही नहीं है, 0। अब मेरे पास है 107 रुपए, 107 रुपए में आप कितनी बार 10 के नोट को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, तो 10 बार, है ना। और अगर 0 भी ले ले, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी 0 दें, एक भी रुपए 10 का नोट ना दे, एक बार भी 10 रुपए का नोट ना दे, तो 107 सिक्का दे दीजिए, उसके बाद 1 दीजिए, फिर 2 नोट दीजिए, 3 नोट दीजिए, तो ऐसे करके आप कितना दे देंगे, 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार दे देंगे। और बाकी सिक्का तो चलेगा ही, है ना। जब 1 नोट दिए तो आपको 97 सिक्का देना पड़ेगा, 2 नोट दिए तो 87, 3 नोट दिए तो 77, और मान लेते हैं 10 नोट आपने दे दिया तो 7 रुपए का 7 सिक्का देना होगा। तो ये कितना तरीका हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तरीका तो ये हो गया। तो टोटल तरीका कितना हो गया, मेरे हिसाब से आपको बहुत आसान लगा होगा ना, ऐसे आपका सर दर्द हो गया होगा। तो 18 तरीके से आप उस दुकानदार को अपना बिल भुगतान कर सकते हैं, और यही सही जवाब है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, पहले आपको बता दें, आपको मैनुअल तरीके से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और यही है मैनुअल तरीका कि आपका आंसर है 18। तो आज, हाँ ये अंतिम प्रश्न था, आज हम लोगों ने 2019 के दूसरे एपिसोड को कर लिया है। विश्वास है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपको अच्छे से समझ आया होगा, और तीसरे एपिसोड को हम जल्द लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप अपनी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा लग जाइए, क्योंकि सीसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यह क्वालिफाइंग तो जरूर है, बट इसमें पास करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी परीक्षा 28 मई को है। इस सिलसिले को देखते हुए हम जल्दी जल्दी सीरीज ला रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को
करते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टास्क वही है आपके पास कि आज आप नया क्या सीखें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो बिल्कुल भी करना ना भूलें, उससे मुझे पता लगता है कि आप कितना सीख रहे हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को भी लिंक शेयर कीजिए। अभी तक जिसको फायदा नहीं मिला है दृष्टि यूट्यूब चैनल से तो आप उनको भी फायदा पहुंचाइए, खुद भी फायदा उठाइए और इसी तरह अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।